तो मैम ये जो वर्क प्लेस में एंट्री करने का लेवल होता है जी, ये अपने आप में हम यूथ को थोड़ा सा स्ट्रेस में ले आते हैं। जी, जैसे हम लोग अपनी एजुकेशन जस्ट पूरी करके आए हैं तो हमारे एजुकेशन पूरी करने का मकसद ये होता है कि हमें जॉब करना है या हमें बिजनेस में जाना है। बिजनेस कम ही लोग चुनते हैं आजकल, ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो जॉब में जाना प्रेफर कर रही है। ये जो एंट्री के टाइम पर स्ट्रेस है उस समय पे क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए? डिजर्वेबिलिटी बिल्ड करना एक कला है, एक स्किल है, और डिजर्वेबिलिटी बिल्ड करना थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम वी कांट जंप के ऑन आवर ओन असेसमेंट ऑफ डिजर्वेबिलिटी। समटाइम्स अदर पीपल हैव टू जज दैट फॉर द टाइम बी, और फिर हम अपना ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अपना डिजर्वेबिलिटी का क्वोशंट बढ़ाते हुए चलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लिक इंडिया में। मैं हूं डिम्पिका। दोस्तों, हम लोगों की जिंदगी इतनी भागदौड़ से भरी हो गई है कि हमारा सफर घर से शुरू होता है और ऑफिस तक पहुंचता है, और यही रूटीन वापस से फॉलो करते हैं हम, यानी ऑफिस से घर जाने का सफर। इस पूरे काम काज के दौरान हम भूल जाते हैं कि आखिर हमें अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस बनाकर रखना है। ये दिक्कत भरी है जिंदगी हमारी, लेकिन सवाल बहुत ही जरूरी है कि आखिर ये बैलेंस कैसे बिठाना है, अपने दिमाग को कैसे शांत रखना है और कैसे आगे बढ़ना है। आज हमारे साथ ऑथर्स के सफर पर एक नए ऑथर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गीतांजलि पंडित, जिन्होंने किताब लिखी है बुद्धा एट वर्क। इस किताब में क्या खास है और क्या नई बातें हैं जिन्हें हमें सभी को सीखना चाहिए, आज हम इस बातचीत में उनसे जानेंगे। आइए स्वागत करते हैं गीतांजलि पंडित मैम का। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? फाइन मैम, आप बताइए कैसे हैं? बस ठीक, थैंक यू। आपकी जो किताब है बुद्धा एट वर्क, जी, बुद्धा खुद काम करने आ रहे हैं या हमें बुद्धा की तरह काम करना है? देखिए, जो गौतम बुद्ध की सीख है वो है तो 2600 साल पुरानी, लेकिन आज की डेट में भी बहुत रेलेवेंट है। और अगर हम उस सीख से शायद कुछ 2 या 3 सूक्ष्म बातें लेके चलें अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क पे, तो we are working the way that the Buddha would encourage us to work. That is what Buddha at work is all about. Bringing our best self to work. ये बेस्ट सेल्फ है क्या, और ये हम कैसे जानेंगे? बहुत सारी बातें अपने काम के बारे में ऐसी होती हैं जो हम बहुत इंजॉय करते हैं। आप भी करती होंगी जी। जो आपका शो देखेंगे, जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, वो भी अगर 1 मिनट के लिए पॉज करें, शो को नहीं, अपने थॉट्स को अपने साथ 2 मिनट बिताएं, तो उनको भी पता है कि कुछ चीज़ें हमें बहुत गहराई में ले जाती हैं और हम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। वी बिकम वेरी फोकस्ड व्हेन वी आर इन व्हाट द वेस्ट नाउ कॉल्स द फ्लो। लेकिन जो वेस्टर्न थॉट है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ईस्टर्न थॉट से, और ये फ्लो कोई नई बात नहीं है। इसको हम एकाग्रता कह सकते हैं, इसको हम साधना कह सकते हैं, इसको हम एक फोकस कह सकते हैं, जो उनके लिए शायद नया हो सोच के तौर पे, बट द फ्लो हैज़ ऑलवेज बिन अराउंड, एंड वी इन इंडिया हैव नोन अबाउट इट for thousands of years. So ये जो flow है, being in that moment and being so deeply focused on what you're doing that there is nothing but happiness. तो ये आप भी एक्सपीरियंस करती हैं, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया और बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन सिर्फ काम ही नहीं होता when we are at work. उसमें देखिए डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, उसमें डिवाइसेस हैं, उसमें ईमेल्स हैं, उसमें इंटरप्शंस हैं, उसमें पॉलिटिक्स एट वर्क है, उसमें टॉक्सिक कॉलीग्स हो सकते हैं, बहुत कोई एक इंटिमिडेटिंग बॉस हो सकता है, कोई बहुत इनसबऑर्डिनेट टीम मेंबर हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें और जो हम पे हावी हो जाती हैं। शायद टारगेट्स का प्रेशर हो, शायद कुछ नई चीज़ करने का, इनोवेशन का प्रेशर हो, जो भी प्रेशर्स हैं किसी के काम पे, तो हम फ्लो में जब होते हैं तो वी आर इन कंप्लीट एंजॉयमेंट, और बाकी सारी चीज़ें हम उस समय के लिए, उस टाइम के लिए हम भूल जाते हैं।
So this is an answer to the question that you asked. तो मैम, मैं आपकी किताब पर बात करूं या उसके और भी पॉइंट्स पे बात करें, मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका जो एक एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट लाइफ में आगे बढ़ने का और प्रॉब्लम्स को फेस करने का, क्योंकि आपकी किताब बहुत हद तक आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और कहाँ क्या करेक्शन करना चाहिए आपने ये सजेस्ट किया है हमें, तो वो बताइए। देखिए, आई एम एन HR प्रोफेशनल एंड आई स्टार्टेड my HR journey after an MBA from XLRI many years ago. तो लेकिन somehow मैं कुछ रास्ता सा भटक गई कई सालों के लिए और मुझे अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत फेस करना पड़ा, बहुत क्लोजली फेस करना पड़ा। जब मैं कुछ सालों बाद बहुत हताश हो गई थी अपने सर्कमस्टांसेस को लेके, बहुत परेशान थी, तो उस वक़्त गौतम बुद्ध की टीचिंग्स मेरी ज़िंदगी में आई और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया और बहुत सपोर्ट किया कि मैं इस जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की मिजरी होती है, जो एक दलदल है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसमें से मैं किस तरह से उभर के निकल सकती हूँ। और इट टुक मी अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ, तो एक दिन में नहीं वो बदलाव आया, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा बदलने में। लेकिन उस 1.5 साल के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, देयर वाज नो लुकिंग बैक ऑन सक्सेस, ऑन ग्रोथ, ऑन credibility, on building my reputation, building my brand. There was simply no looking back. So that is how I grew in my corporate life. और फिर चीज़ें फिर बदली और कुछ चीज़ें ऐसी हुई where again my career took a downturn after about 15-16 years of great growth. तो जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि फिर से कुछ बदलाव ऐसा आएगा कि हम रुक से जाएंगे। तो जब ये आया तो आई अगेन हैड टू डू अ डीप डाइव एंड लुक एट माई सेल्फ कि कहाँ मुझसे गलती हुई। तो एहसास ये हुआ कि ये मुझसे गलती की बात नहीं थी, शायद ये ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव था दैट आई हैड टू क्रॉस इट टू क्रिएट समथिंग न्यू, नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर अदर पीपल। सो हाँ, आपने ठीक कहा कि बुद्धा एट वर्क में मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बहुत से ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया एट वर्क और जो उस स्ट्रगल से निकले, जिन्होंने अपने सॉल्यूशंस ढूंढे। अब वो सॉल्यूशंस या तो उनके पास कॉन्शियसली थे, उन्होंने काम किया उस पर और वो सॉल्यूशन ढूंढा, या एटीट्यूडनली और अप्रोच वाइज उनको वो चीज़ें कई ठीक करते चले जा रहे थे। तो दैट इज़ हाउ आई वोव many stories into Buddha at work and then I created solutions कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको कैसे फेस करें, अगर स्ट्रेस है तो उसको कैसे ओवरकम करें। तो मैम, ये जो वर्क प्लेस में एंट्री करने का लेवल होता है जी, ये अपने आप में हम यूथ को थोड़ा सा स्ट्रेस में ले आते हैं। जैसे हम लोग अपनी एजुकेशन जस्ट पूरी करके आए हैं, तो हमारे एजुकेशन पूरी करने का मकसद ये होता है कि हमें जॉब करना है या हमें बिजनेस में जाना है। बिजनेस कम ही लोग चुनते हैं आजकल, ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो जॉब में जाना प्रेफर कर रही है। ये जो एंट्री के टाइम पर स्ट्रेस है, उस समय पे क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि जब हम इतने बड़े कॉर्पोरेट में हम जा रहे हैं तो हमें दिक्कत नहीं हो? तो डिम्पिका, बहुत अहम सवाल आपने पूछा कि एंट्री लेवल स्ट्रेस कैसे हैंडल करें। देखिए, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अगर ये एस्पिरेशन की थोड़े समय के लिए छोड़ दें कि हम इतनी पढ़ाई करके आए हैं तो इसलिए ये हमारा वर्थ है सैलरी मार्केट में, हम उस चीज़ को छोड़ दें और हम इस चीज़ पे कंसंट्रेट करें कि मेरे को सबसे बड़ी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो मुझे लर्निंग की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी, उस चीज़ को आप देख के चलें तो आपका स्ट्रेस वहीं काफ़ी कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, एंट्री लेवल पे जो हमें बहुत स्ट्रेस करती है वो ये कि, और शायद पूरी उम्र स्ट्रेस करती है, वो ये कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। यू नो, अगर आप और मैं एक साथ हैं किसी भी कोर्स में, तो डिम्पिका को मेरे से ज़्यादा
सैलरी कैसे मिल सकती है। मैं तो कॉलेज में टॉपर थी, बिल्कुल, शायद डिम्पिका नहीं थी, शायद मेरे मार्क्स डिम्पिका से ज्यादा थे, शायद मैं ये समझती हूँ कि मेरी काबिलियत डिम्पिका से ज्यादा है, या मुझे आई डिजर्व मोर, मतलब समटाइम्स दैट बिलीफ इज देयर कि आई डिजर्व मोर। डिजर्वेबिलिटी बिल्ड करना एक कला है, एक स्किल है, और डिजर्वेबिलिटी बिल्ड करना थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम वी कांट जंप कि ऑन आवर ओन असेसमेंट ऑफ डिजर्वेबिलिटी, समटाइम्स अदर पीपल हैव टू जज दैट फॉर द टाइम बीइंग, और फिर हम अपना ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अपना डिजर्वेबिलिटी का कोशेंट बढ़ाते हुए चलते हैं। तो उससे फिर ये फर्स्ट एलिमेंट इज learning, second element is no comparison, there is simply no comparison, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। कहीं किसी को कैंपस से निकलते हुए 2 करोड़ की सैलरी ऑफर हो रही है, किसी को 2 लाख पर एनम लेने भी मुश्किल हो रहे हैं, तो कहाँ तक कंपैरिजन करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे। और तीसरी बात आई वुड से कि थोड़ा सा अपने को ग्रो करें इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, लर्न करें, वर्क हार्ड करें, लेकिन बिल्कुल सिर्फ एक जॉब के ही होके मत रह जाइए। बिल्ड योर अदर इंटरेस्ट्स इन लाइफ, हैव अदर इंटरेस्ट्स एंड एंजॉय लाइफ, बिकॉज ये जो एंट्री लेवल जॉब्स का टाइम होता है, इट इज़ मेंट टू बी एंजॉयड। ये टाइम फिर से वापस नहीं आएगा किसी की जिंदगी में। दिस इज अ टाइम विदाउट स्ट्रेस. There is no EMI, presumably there is no EMI, there is no stress, family stress कम होता है, होना चाहिए, और जिम्मेदारियां कम होती हैं। तो this is a time which is meant to be enjoyed and to grow as a person. So these 3 elements I would say are very important for remaining stress free when you are entering the area of jobs. यहाँ अगर मैं देखूँ तो इम्पोर्टेंट दोनों चीजें होती हैं, आपकी फैमिली भी होती है और जॉब भी होती है। फैमिली में कुछ कभी-कभी आप खुद के लिए भी खुद भी इम्पोर्टेंट हैं, खुद भी इम्पोर्टेंट है। इवन फैमिली में हर बार कोई परेशानी नहीं आ रही होती, लेकिन तब भी हमारे लिए फैमिली पूरे दिन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे में अपने वर्क टाइम को और अपने फैमिली टाइम को किस तरह से बांटना जरूरी है? देखिए, इसका भी कोई सीधा सोल्यूशन नहीं है, मतलब इट्स नॉट फॉर्मूला ड्रिवन। मैं ये नहीं कह सकती कि अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके बाद फिर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब वही इंटेलिजेंस दिखाइए इसके बारे में कि क्या चीज़ कब ज़रूरी है। देखिए, टू स्पेंड टाइम विद अ पार्टनर, वो शायद majority women के लिए ज्यादा जरूरी है. It's less important for men. Okay. They will prefer quality over quantity. A woman will feel that नहीं, it is not only about quality, it is also about quantity. Mostly. Correct. तो इस चीज को तो हम ही बैलेंस कर सकेंगे, कोई और नहीं बैलेंस कर सकता। और अगर मैं ये सोचूं कि and again I'm sorry, I'm not trying to be stereotypical in any way, but अगर मैं ये सोचूं कि अगर I'm the lady of the house, मैं काम भी कर रही हूँ और मुझे ये भी करना है, तो मुझे आप ही अपने बच्चों को पढ़ाना भी है और खाना भी बनाना है, और तो थोड़ा सा मुझे कहीं ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ आउटसोर्स कर सकती हूँ। क्या मैं होमवर्क आउटसोर्स कर सकती हूँ थ्रू अ ट्यूशन, या मैं खाना बनाना आउटसोर्स कर सकती हूँ, कौन मेरी हेल्प कर सकता है। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ऑल्सो spend time with ourselves and we do what is necessary for our physical health and our mental health. ये तो आपने मैम बहुत काफी चीजें आपने क्लियर कर दी, काफी कंफ्यूजन आपने क्लियर कर दी कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। अगर आप काम में है और काम में नहीं है, दोनों जगह आपकी प्रायोरिटी मैटर करती है, आपकी फैमिली में भी, आपके वर्क प्लेस में भी। वर्क प्लेस में एक और हम लोग चीज देखते हैं, वो है ऑफिस पॉलिटिक्स, जिसके बारे में आपने किताब में भी लिखा है, और हम हर जन उससे कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं या टैकल नहीं कर पा रहे कि इस पॉलिटिक्स में कैसे अपने आप को बनाए रखना है।
कि बनाए रखना सबसे बड़ा टास्क हो जाता है, ये कैसे मैनेज करें? देखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स हम हमेशा सोचते हैं कि हम वी आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम भी कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाते हैं। जब वो चीज़ हमारे अगेंस्ट हो जाती है तो वो पॉलिटिक्स हो गई, और जब तक हम कर रहे थे तो वो हार्मलेस गॉसिप है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमने बोल दिया कि यहाँ मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, ये कंपनी ऐसी ही है, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, अरे तुमने सुना इसके साथ क्या हुआ, अरे तुझे पता है तुझे कम इंक्रीमेंट मिला, दूसरे वाले को तेरे से 5% इंक्रीमेंट ज़्यादा मिल गया। तो ये हम क्यों सोचते हैं कि हम ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी वर्किंग करियर में जानी, सीखी, समझी और किया, वो ये कि मुझे ना ऑफिस पॉलिटिक्स का विक्टिम बनना है, ना मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना है। तो उस चीज़ को, और क्योंकि मैं हेड ऑफ फंक्शन थी एचआर के लिए, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि ना मैं पॉलिटिक्स खेलूँ, ना मैं उसका विक्टिम बनूँ। तो दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आप उस नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं कर रहे, अगर आप उस नेगेटिविटी में शामिल नहीं हो रहे, अगर आप वो चुस्की नहीं ले रहे जो किसी के अगेंस्ट होती है, तो फिर यू आर कीपिंग योर सेल्फ फेयरली सेफ फ्रॉम फॉलिंग अ विक्टिम टू इट इवेंचुअली। क्योंकि कई चीज़ें ज़िंदगी में घूम फिर के हम पे आ जाती हैं और फिर हावी हो जाती हैं। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे ना इसमें शामिल होना है, ना इसको इनकरेज करना है। लेकिन वही है, जब तक हम दूसरे के साथ हम मिलके कुछ कर रहे हैं तो वो बहुत जस्टिफाइड है, और जब किसी ने हम पे कर दिया तो वो फिर देखिए बड़ा अनजस्ट सा ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाता है। जहाँ डाउनराइट टॉक्सिसिटी है या कोई बहुत हैरेसमेंट की बात है, वो फिजिकल हैरेसमेंट हो, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, वो एक मेंटल इंटिमिडेशन हो, दैट इज अ सेपरेट इशू, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। उसको अलग से डील करना चाहिए, वो एक अलग बात है। बट जहाँ एक एवरीडे लाइफ, एवरीडे वर्क की बात है, प्लीज कीप योर सेल्फ इंसुलेटेड फ्रॉम बीइंग नेगेटिव and adding to negativity. तो आपकी बातों से मैं ये समझ पाई कि ऑफिस पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हम उसको शुरू करते हैं और आगे बढ़ाने वाले भी हम ही लोग होते हैं। तो शुरू करें या ना करें, कई बार हम आग को चिंगारी जरूर एक ऐड कर देते हैं। वी ऐड फ्यूल टू फायर, वी यू नो encourage people around us, क्योंकि वो हमारे खिलाफ नहीं है, वो किसी और के खिलाफ हो रहा है या किसी और के बारे में बात हो रही है। तो ये तो वही बात हो गई कि आज अगर किसी और पर है तो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप पर बीतती है तो आप उसको इशू बनाकर सबके सामने लेकर आना शुरू करें। तो इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि जिस ऑफिस पॉलिटिक्स के नाम पर हम खुद डर भी रहे हैं और आगे आने वाली जनरेशन को डरा भी रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है, और ये रोक अपने आप से ही शुरू होगी। बिल्कुल मैम, जब भी हम अपने घर से बाहर काम के लिए निकलते हैं, वहाँ एक जो अच्छी चीज भी कह लीजिए या बुरी चीज भी कह लीजिए, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है कि कौन हमें कब फीडबैक दे रहा है और कौन हमें कब क्रिटिसाइज कर रहा है। इसको अंतर कैसे, मतलब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? देखिए, ये हमारी ओवरऑल सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर हम बहुत सेंसिटिव हैं अपने आप को लेके, अपने काम को लेके और शायद लाइफ को लेके, तो कोई सा भी कमेंट, कोई सा भी फीडबैक जिसको आप कह रही, वो बहुत जोर से लगता है। इट फील्स लाइक ह्यूज क्रिटिसिज्म। लेकिन हर रिलेशनशिप में, वो बॉस के साथ हो, बीवी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, हर रिलेशनशिप में हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके उस चीज को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। बॉस का फीडबैक हमें आगे चलने में काम भी आ सकता है, आगे प्रोग्रेस करने में काम भी आ सकता है, और अगर हम उसको क्रिटिसिज्म मान के चलें तो
वो हमारी रिलेशनशिप जो है हमारे बॉस के साथ, उसको वो बहुत हैम्पर करेगा, बहुत एक नेगेटिव रिलेशनशिप बना देगा। और फिर हमारी जो परसेप्शन है, हमारी जो इंटरेक्शन है हमारे बॉस के साथ में, दोनों नेगेटिविटी के एक भंवर में चले जाएंगे। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू वॉच आउट अगेंस्ट। अगर वही एटीट्यूड, अगर हम उसको थोड़ा सा एक थोड़ा सा डिस्टेंस रख के उस चीज को अप्रोच करें और सोचें कि हाँ ये हो भी सकता है, मे बी आई एम कमिंग अक्रॉस लाइक दैट, मे बी आई नीड टू चेंज समथिंग इन माई सेल्फ, and don't rush to change the job. That is not what you need to change always, or change the boss sometimes. So and I think आजकल बहुत सारे managers, बहुत सारे bosses इस चीज को realize करते हैं. They are very careful about the way they give feedback and what they say. Of course many are not. I'm not saying that everyone has changed and that everyone has read Buddha at work. I'm not saying that. But a lot of people are careful in what they have to say, how they communicate, and we have to be equally as watchful कि भाई हम कैसे उसको respond कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम उसको कितनी दूर तक खींच रहे हैं उस बात को। कई बार कोई चीजें कह देता है गुस्से में हमसे, अपनी परेशानी में, या कोई गलत इंप्रेशन की वजह से, so if we keep quiet at that time, we can get a better result than if we choose to react at that time. And this I'm speaking from personal experience, hard personal experience. काफी लोग जब अपने एक्सपीरियंसेस पर बात करते हैं तो हमेशा दूसरों को सजेस्ट करते हैं कि टाइम मैनेज करके चलो, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और अगर ये नहीं करोगे तो आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए और कैसे हम भी यूथ जो है इस पूरे काम में बहुत ही अच्छा बन सकता है? डिम्पिका, आपके हर प्रश्न का उत्तर जो है आज मैं वो एक 3 चीजें आपको फिर से बोलूंगी कि देखिए जो टाइम मैनेजमेंट है, जो वर्क लाइफ बैलेंस है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस और टाइम मैनेजमेंट बहुत क्लोजली डवटेल करते हैं, वो डवटेल करते हैं हमारी प्रायोरिटीज से, और हम कितने क्लियर हैं उन प्रायोरिटीज को लेके, ये उन चीज से उस चीज पे डिपेंड करता है। तो वो क्लैरिटी जो है वो वही है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मी एंड हाउ मच इज इट इम्पोर्टेंट टू मी। ठीक है, तो वो उस क्राइटेरिया, उस कसौटी पे आप रखेंगे तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी आएगा, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बेटर होगा और आपका टाइम मैनेजमेंट भी बेटर होगा। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, और बल्कि आपसे क्या, आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगी कि देखिए, बहुत बड़ी चीज एक लाइफ में होती है कि अगर हम इस क्लैरिटी को पाना चाहें, हम अंडरस्टैंड करना चाहें कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी, उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। जैसे कि मैं ये नहीं जान सकती कि डिम्पिका के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है बिना आपके साथ टाइम स्पेंड किए। हाउ विल आई कम टू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू? आई हैव टू स्पेंड टाइम विद यू, राइट? तो अगर मैंने अपने साथ ही टाइम नहीं स्पेंड किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी? आई विल नॉट कम टू नो इट। मैं 80 साल की भी हो जाऊंगी, 85 की हो गई, 90 की हो गई, तब भी मैंने अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी? द सेकंड थिंग इज राइटिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे मुझे बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो एक लिस्ट बनाइए, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यू एंड व्हेन इज इट गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट टू यू। जो व्हेन का क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर आप ना भी लिखें, वो कई बार जिंदगी में वो क्लियर होती चली जाती है चीज, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मी, ये बिना लिखे आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि ये हम आदत डालें लिखने की और अपने को जानने की, अपने से टाइम स्पेंड करने की। और जिंदगी में प्रायोरिटीज चेंज होती रहती। जो मेरी प्रायोरिटी थी शादी से पहले, ऑब्वियसली वो प्रायोरिटी मेरी शादी के बाद चेंज हुई। जो मेरी प्रायोरिटी थी जब मेरे फादर गुड हेल्थ में थे, वो प्रायोरिटी मेरी जब वो थोड़े और एडवांस हुए एज में और उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ शुरू हुई, वो प्रायोरिटी चेंज हो गई। तो हर चीज
जो है वो कास्ट इन स्टोन नहीं है. प्रायोरिटीज आर ऑल्सो नॉट कास्ट इन स्टोन एंड इट इज अ मैटर ऑफ चेंजिंग विद टाइम्स. ओके. तो जब कोई भी इंसान आपकी किताब को पहली बार देखता है, पढ़ना बाद में शुरू करता है, तो वहां आपकी किताब का जो कवर है उस पे गौतम बुद्धा की तस्वीर बनी हुई है और लिखा हुआ है बुद्धा एट वर्क. जी. बुद्धा, जैसे कि आपने अभी शुरुआत में ही बताया कि बुद्धा की तरह बनना है हर किसी को. बुद्धा का तो हमेशा से स्वभाव रहा है खुद को जानने में, त्यागने में, एब्सोल्युटली, और सांसारिक मोह में नहीं फंसना है, नॉलेज को इनहेंस करना है. और हम देख रहे हैं कि हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में सब कुछ बस पा लेना चाहते हैं, रुक कर सोचते नहीं है. तो ये क्या प्रैक्टिस की जाए ताकि हम सभी में बुद्धा की जो क्वालिटी आप अपनी बुक के थ्रू हमें पहुंचाना चाहते हैं, जो बुद्धा की क्वालिटी हर किसी में होनी चाहिए, वो कैसे आएगी? देखिए, बुद्धा की क्वालिटी हम में तब तक नहीं आ सकती जब तक हम थोड़ा सा वो समय नहीं निकालते जो हम अपने साथ बिताते हैं. देखिए, मेरी एक नई किताब भी आने वाली है, इट्स कॉल्ड बुद्धा इन लव. एंड वन थिंग बिकेम वेरी क्लियर टू मी जब मैंने उसके लिए रिसर्च करी और मैंने लिखनी शुरू की कि हर चीज मुझसे शुरू होती है. एवरी रिलेशनशिप बिगिंस विद मी, क्योंकि आई एम माई ओनली सोलमेट एट द पॉइंट ऑफ डेथ. शायद थोड़ा सा हटके आपके टॉपिक से, पॉइंट ऑफ डेथ ऑल्सो मेरे साथ कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं खुद के साथ होंगी. तो जो टाइम है हम सबको देते हैं, हम हर चीज को देते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं देते. या तो हम बहुत बिजी होते हैं उसके लिए, या हम बहुत ओवरवर्क्ड होते हैं उसके लिए, या हमें कभी किसी ने समझाया ही नहीं होता कि भाई ये भी तो जरूरी है. तो आई होप कि आई एम योर फ्रेंड to explain this to you and to everyone who is watching this show कि ये important है कि हम वो 15-20 मिनट अपने साथ बिताएं. This is your starting point. इस starting point के बिना ये कहानी आगे जा नहीं सकती. तो this is your most important point. इसके आगे भी कुछ है तो वो हम जानना चाहेंगे. देखिए, the next point is that हम सब का focus एज ह्यूमन बीइंग्स वहां आके रुक सा जाता है जो चीज हमारे पास नहीं है. जी, है ना. हम कभी फोकस नहीं करते कि हमारे पास क्या क्या है. हम हमेशा फोकस करते हैं, अब हम अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपका फोकस होगा कि जॉब नहीं है. अगर आप अपनी जॉब में ग्रोथ ढूंढ रहे हैं तो फिर आप इस पे फोकस होंगे कि ग्रोथ कहाँ मिलेगी, और इस पे कभी फोकस नहीं होंगे कि अब तक की ग्रोथ कितनी हुई. जब आप एंट्री लेवल से मिडिल मैनेजमेंट में आएंगे तो आपका फोकस होगा कि मैं मिडिल मैनेजमेंट से निकल के सीनियर मैनेजमेंट में कैसे आऊं, और फिर आपका फोकस होगा कि मैं या तो अपना खुद का स्टार्टअप कर लूं या फिर मैं टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा कैसे बनूं. तो जो है उसको तो हमने एंजॉय किया नहीं, क्योंकि हमारा फोकस ही कहीं और था. दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दैट वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी हैव while working on what we don't have, while aspiring for what we don't have. लेकिन उसको अगर हमने हावी होने दिया अपने पे, तो imagine कितनी frustration होगी. Ambitious होना गलत नहीं है, और ambition के बिना हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, हम कुछ create नहीं करते, ना अपने लिए, ना society के लिए, ना अपनी family के लिए. लेकिन उस एम्बिशन को चेस करते करते हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है हम उसको क्यों नहीं देख सकते. उसके बारे में हम अपना ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं एक्सप्रेस करते. हैप्पीनेस इज नॉट कि मैं अगर वहां पहुंचा तो मैं हैप्पी हूंगा. हैप्पीनेस हैज टू बी द एंजॉयमेंट, दिस जर्नी फ्रॉम हियर टू देयर. तो वहां पहुंच के कोई जादुई छड़ी कोई नहीं घुमाएगा कि भाई अब ये मैजिक वॉन्ड घूम गया आपकी लाइफ में, अब आप हैप्पी हो जाओगे, नाउ ऑल विल बी सॉर्टेड. मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बात की फॉर बुद्धा इन लव, तो सबका ये था कि बस अगर कोई वो मिल जाए मुझे, जो स्पेशल समवन इन माय लाइफ, देन ऑल विल बी सॉर्टेड. बट इफ आई एम नॉट अकस्टम्ड टू सॉर्टिंग आउट माय प्रॉब्लम्स नाउ,
how will I sort them out later? True. तो जितना मैं आपकी बात को भी समझी हूँ वो ये कि हमें सेटिस्फेक्शन हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। आप जहाँ हैं जब भी हैं उस समय को आपने एंजॉय भी करना है, साथ में सेटिस्फाई भी रहना है, क्योंकि जब तक आप में सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तब आप अपना नेक्स्ट कदम जो है आगे बढ़ने का वो नहीं बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल। और डिम्पिका एक चीज याद रखिए कि अगर जो भी चीज हम फ्रस्ट्रेशन से, गुस्से से और परेशानी से जो भी कदम उठाते हैं वो नॉर्मली, वो आप बिलीव करें 99.999% गलत होता है। अगर हमने वही चीज कामली सोच समझ के करी तो उसका परिणाम ज्यादा बेटर रहेगा। जो चीज हमने गुस्से में करी उसका परिणाम जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो थोड़ा सा हमें अपने को समझा के, अपने को संयम में रख के हमें इस चीज को आगे डील करना है एट वर्क। दैट इज वन वे ऑफ बिकमिंग बुद्धा एट वर्क। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जितना हमें लालसा होती है एक किसी नौकरी को पाने की, उतना ही ज्यादा डर होता है उसके छिन जाने का, उसके खो जाने का। एक तो ये फियर रहता है, और अब ये फियर क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो लोगों को काफी हद तक एआई से भी डर है। तो नौकरी खोने का डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर है तो किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है और खुद की प्रोग्रेस को भी ध्यान में रखा जा सकता है? देखिए डिम्पिका, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आज के टाइम में आपने पूछा। एआई का चैलेंज तो डेफिनेटली है हम सबकी जॉब्स पे, बट आई थिंक एआई को अगर हम एक अपॉर्चुनिटी लेके चलें और हम उसको अपनी अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए यूज करें, जो भी जॉब हम कर रहे हैं over the next 5 years, if we can plan to reskill ourselves, upskill ourselves, it will be tremendously important to beat the challenge of AI. और यही चीज in a way मैंने बुद्धा एट वर्क में भी लिखी है कि अगर we have to grow, then that growth comes down to the actual work we do, the attitude with which we do that actual work, and how we support our own growth. क्योंकि हम वही चीज कितने साल करें, वही जॉब या वही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, if we seeking growth, तो हमें कहीं खुद को चेंज करना पड़ेगा। Not that कि अब हम हर साल उसी काम के लिए उतना ही इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करें, because the company will also say after some time that, or the organization where we are working will also say after some time that the level of responsibility hasn't changed. तो खुद की ग्रोथ में इन्वेस्ट करना through education, through skilling, through upskilling, reskilling, that's very important, and that's the only way to meet the challenge of AI. There isn't any other. That's nice कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। अगर आप बदलाव नहीं करना चाहेंगे तो आप में ये डर आना स्वाभाविक जी। आपने किताब लिखी और आपने एक बहुत लंबा जो जीवन में एक्सपीरियंस लिया, उससे जो सीखा, जो समझ में आया, उसको आपने एक किताब में संजोया, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी कहानी को एक किताब के जरिए बताना चाहते हैं, लेकिन हमेशा सोचते हैं कि शायद किताब लिखना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ऐसे न्यू राइटर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हाँ, राइटिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क। वो डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हम में से बहुत सब में वो सेल्फ डिसिप्लिन लाना कि हम राइटिंग शुरू करें, और अगर हमने शुरू कर ली तो फिर हम उसके साथ जुड़े रहें जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। ये एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है राइटर्स के सामने। अगर आप शौक रखते हैं लिखने का, तो इस चैलेंज को आप कैसे मीट करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप वो लिख सकेंगे जो आप लिखना चाह रहे हैं, वो कभी बुक के फॉर्म में पब्लिश होगा या फिर वो एक पाइप ड्रीम ही बन के रह जाएगा। मैं जहाँ जाती हूँ बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि ओ, इवन आई वांट टू राइट, इवन आई हैव अ स्टोरी टू टेल। माय बिलीफ इज दैट एवरीबडी हैज अ स्टोरी टू टेल, but very few people will get around to doing it, क्योंकि it takes a tremendous amount of effort to sit for that time period,
to make it a discipline कि हाँ मुझे ये इसको मैंने ऐसे ही लिखना है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक फ्रेंड मिले जो ये कह रहे थे कि मैंने एक बुक लिखनी शुरू की, यहीं बैठे थे बल्कि वो, मैंने एक बुक लिखनी शुरू की कुछ टाइम पहले और अभी तक मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर उन्होंने एक अपने और फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया जो कि काफ़ी प्रोलिफिक राइटर हैं, जिन्होंने बहुत साल एक पेज हर दिन लिखा। अब ये कहने के लिए बहुत आसान लगता है कि एक पेज अ डे, व्हाट इज 1 पेज अ डे, आई कैन राइट 10 पेजेस अ डे, ये क्या बड़ी बात है। बट 1 पेज अ डे विदाउट फेल he would write, and at that time he was in government service, he was a very well known civil servant, and then फिर वो politics में भी रहे और वो तो बहुत busy life में उन्होंने वो एक page a day लिखा, and he was able to write 2-3 books every year because of that 1 page a day. तो मैं बहुत इंस्पायर हुई उस चीज़ से, and I'm also resolving that for my next book I'm not going to take so much time, I will make sure that it comes out much faster. And it is not a page a day affair, so I have to make that resolution for myself. So this is my advice to people who want to write कि आप लिखिए, ज़रूर शुरू करिए, बट उसको ख़त्म भी करिए। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी इस पूरी बातचीत में हम लोगों को इतना कुछ समझाया है, सिखाया है, जो आपने अंत में भी कहा कि एफर्ट्स डालने बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में, ना सिर्फ किताब लिखने में, बल्कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ हैं, आप इवन कहीं घूमने जा रहे हैं या घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके एफर्ट्स वहाँ पर साफ दिखते हैं कि आपने कितना एफर्ट्स डाला है, तभी आपकी जो ट्रिप है, जो आपका फाइनल आउटपुट है काम का, वो बेहतर निकलता है। थैंक यू सो मच, और हम आपकी नेक्स्ट बुक का इंतजार करेंगे ताकि हम आपसे वापस एक बार नई बुक पर बातचीत कर सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डिम्पिका, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन क्लिक इंडिया। थैंक यू। तो देखा दर्शकों, जिस समस्या के साथ, जिस प्रॉब्लम के साथ हमने इस पूरी बातचीत को शुरू किया था कि अरे काम करना कितना डिफिकल्ट टास्क है, जॉब करना कितना डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन क्या वाकई में इतना डिफिकल्ट टास्क है? कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें समझना होगा, वो ये कि अपने आप को सबसे पहले आपने पॉजिटिव रखना है। आप कहीं भी हैं, अपने घर में हैं, अपने वर्क प्लेस में हैं, आप पॉजिटिव जितना रहेंगे उतना आपको अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में या उसको फिक्स करने में मदद मिलेगी। दूसरा ये कि आप लगातार एफर्ट्स करते जाइए, क्योंकि जो काम आपको पसंद है, अगर आप उसी काम को कर रहे हैं तो आपके एफर्ट्स उसको और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप ये सब चीजें करेंगे, अपनी डायरी लिखेंगे, अपनी प्रायोरिटी को सेट करेंगे, तो शायद आप भी बुद्धा की तरह अपने काम पर रहेंगे। जी हाँ, ये बातचीत थी गीतांजलि पंडित के साथ। ऐसे ही और भी राइटर्स हैं जिन्होंने तमाम तरह की किताबें लिखी हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराती रहूंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया।